से ऊपर वाला है कोई? अच्छा ज़्यादा पूछ लिया मैंने। 30 किसका है? 28 बहुत बढ़िया। और 20 से 28 के बीच में 23। और कोई? 21 बहुत बढ़िया। 15 से 20 के बीच में 1 2 3, ये क्या था? ठीक है। 10 से 15 के बीच में 1 2 3, ठीक है। 10 से नीचे तो फेल है ही, तो उनका क्या ही पूछना, वो तो कॉमन है, फेल है ना। ठीक है। खैर यूपीएससी में एक अच्छी बात होती है, कोई पास फेल नहीं होता, ठीक है, या सेलेक्ट होता है या नहीं होता है बस। मतलब हो सकता है कि जिस साल आपका 100 नंबर पे प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए, अगले साल 105 पर भी ना हो पाए, है ना, ऐसा भी हो जाता है। ये कट ऑफ डिसाइड कर रही होती चीज़ें। तो पेपर आसान आ गया तो क्या नाम है, कट ऑफ क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। पेपर मॉडरेट टू टफ आ गया तो कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाती है। तो चलता रहता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ इतना नीचे नहीं गिरती कि 50% से ही नीचे चली जाए या 40% से ही नीचे चली जाए। लास्ट जो गई है कट ऑफ मिनिमम पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो कितनी जा रही है, देखा किसी ने जी? प्रीलिम्स की कट ऑफ की अगर हम बात करें, कितने नंबर का होता है प्रीलिम्स? 200 नंबर का, जिसमें से आपका सिलेक्शन हो रहा होता है मेंस के लिए, है ना। तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ पिछले 4-5 सालों में जा रही है, कितनी जा रही है जी? हाँ, 90 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर हम जनरल को स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं तो 90 से 100 के बीच में। 2013, 14, 15 तब तक कट ऑफ 105 प्लस रहती थी, एक बार तो 112 भी गई हुई है, ठीक है। लेकिन जब से एनवायरनमेंट और बाकी सब चीज़ें जुड़ी हैं, करंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया यूपीएससी ने, तो कट ऑफ क्या है कि 100, 98, 97, पीछे 92 भी गई थी। लेकिन सेफ स्कोर की बात करें अगर कि कितना मिनिमम आपको स्कोर करना चाहिए, तो अभी भी हम कहते हैं सेफ स्कोर 100 के पार ही होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ कभी भी जंप मार सकती है, डिपेंड ऑन कि पेपर में अगर कुछ सवाल आसान होगा कट ऑफ जंप मार जाती है, क्योंकि सब बच्चे सवाल आसान हल करेंगे, है ना। खैर चलो निकाल लो जी, टेस्ट पेपर निकाल लो। पहला सवाल सबके पास है? टेस्ट पेपर नहीं है? चलो एक टेबल पे एक तो हो ही जाए। प्रश्न क्रमांक 1 मुझे दिया था पहले ही डिस्कस करने के लिए, मैंने सोचा स्किप कर दूंगा, आपने क्या जो डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके बारे में है? एल्बिडो के बारे में है, ठीक है। द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट। एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष दृष्टि निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ठीक है। अब क्या आंसर है इसका आप सबके हिसाब से? ओनली 1। क्यों? हाँ, तो कॉमन सेंस से हमने बात की थी कि बुध पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना, तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है एल्बिडो वगैरह का वैसे ही, ठीक है। अगर बुध पृथ्वी जैसा होता तो फिर हम उसके बारे में सोचते ही, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि बुध पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है एल्बिडो वगैरह का, ठीक है। पहली स्टेटमेंट रह गई। अब इसने भारी भारी शब्द लिखे हुए डराने के लिए। बेसिकली वो एल्बिडो क्या है यही पूछ रहा है। एल्बिडो क्या है? जो रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट, इतनी सी बात है, ठीक है। तो 1 पहला सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सन है, मोर सन देन द अदर 3 डू। सनलाइट होना चाहिए था यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को यानी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। कौन सा करता है? हाँ, ठीक है, जो बर्फ होती है वो ज़्यादा करती है। अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो, ठीक है। 3rd, सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होती है? घटता है या बढ़ता है? तो घटता है, कॉमन सेंस पड़ा हुआ है। हाइट इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब क्यों होता है ये वो पूछ रहा है। तो पहला, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, नहीं पढ़ा हुआ है?
इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? अरे बताओ ना, हम लोगों ने हीट ट्रांसफर मेथड पढ़े थे, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां, कि पहले नीचे गर्म होती है धरती, फिर वो गर्मी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, ऊष्मा आती है, क्या करती है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको गर्म करना शुरू करती है, फिर गर्मी वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हीट कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, संवहनीय धाराएं। तो पहला हो गया सही। दूसरा क्या है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। क्या कहना है आप सबका? नमी। क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। ह्यूमिड कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर पानी ज़्यादा है, पानी सरफेस के पास ज़्यादा है। अगर वो ह्यूमिड ऊपर की तरफ जा भी रही है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घटते घटते जो ह्यूमिड होती क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में, और फिर वापस कहाँ आ जाती है? नीचे। तो अपर एटमॉस्फेयर में तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ज़्यादा कहाँ पर होगी? लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये वाला हो गया गलत। नेक्स्ट कौन सा है? एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर है? हवा की, सरफेस के पास है। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर बढ़ेंगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? एयर की कम होती जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, सब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इज हायर इन सब ट्रॉपिकल एंड इज हायर इन टेम्परेट रीजन्स बिकॉज, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में वायुमंडल सूखा है, ड्राई है। अब इलाका देख लिया आप लोगों ने, डस्ट पार्टिकल की बात कर रहा है। कहाँ पर बात कर रहा है? कंपेयर किया उसने दो अलग अलग रीजन्स का। किन किन रीजन्स से कंपेयर किया है? पहले उसने बोला इक्वेटोरियल रीजन यानी 0 डिग्री, इसके मुकाबले किसकी बात कर रहा है वो? आइए, इसके मुकाबले किसकी बात कर रहा है वो? अरे बोलो ना। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो कम है और इसके ऊपर के रीजन्स में ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज दे आर ड्रायर रीजन, वो सूखे क्षेत्र हैं। क्या कहना है आप सबका? जी, मैक्सिमम रेन कहाँ पर होती है? डेली रेन कहाँ पर होती है? इक्वेटर पर। जहाँ पर रेन ज़्यादा होगी वहाँ पर डस्ट पार्टिकल एयर में रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे? कॉमन सी बात है, पानी लेकर के डस्ट पार्टिकल को वहाँ पर सरफेस पर ले आएगी। तो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पर एयर में डस्ट पार्टिकल कम रहेंगे। अभी दिल्ली के जो एयर है उसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्प्रिंकलर्स जगह जगह, पौधों पर पानी छिड़क रही है, सड़कों पर पानी छिड़क रही है। देखा है ना आपने? कारण क्या है कि डस्ट पार्टिकल भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सरफेस पे आके गिर जाएंगे, वो एयर में अवेलेबल नहीं रहेंगे, है ना? वही कॉमन सेंस यहाँ लगा दीजिए। जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर ह्यूमिड ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा? डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर कम रहेंगे, बाकी जगह पर डस्ट पार्टिकल एयर में ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। द सेकेंड वन इज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इज लेस इन पोलर। अब फिर उसने कंपेयर किया है, पहले उसने कंपेयर किया था लोअर का मिडल से, अब कंपेयर कर रहा है मिडल का हायर से। पोलर लिखा हुआ है ना, ध्रुवीय। ठीक है। लेस इन पोलर रीजन्स एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स बिकॉज कोल्ड विंड्स इन पोलर रीजन्स बीइंग हैवी इन वेट ब्लो स्लोली। अब सेम लॉजिक है। ठीक है, पोलर में तो बारिश हो ही नहीं रही है, ना के बराबर हो रही है। ठीक है, ऊपर से वहाँ पे कौन सी विंड चल रही है? कोल्ड विंड्स, क्योंकि दोनों पोल क्या है? हमारे फ्रिजिड जोन में है। ठीक है, तो कोल्ड विंड कैसी होती है? हैवियर होती है, ये उसने कारण दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, गलत हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, आंसर शुड बी सी। लॉजिक समझ में आ रहा है? आंसर क्या है क्या नहीं है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आंसर सही क्यों है या गलत क्यों है वो समझ आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन 5, द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन लॉन्गर वेवलेंथ। पृथ्वी की सतह सूर्य से, सही है गलत है? क्यों? शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज अर्थ रेडिएट्स एनर्जी इन वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट वेवलेंथ, सही है गलत है? उल्टा हो गया है ना, सन की शॉर्ट है, अर्थ की लॉन्ग है, उसने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? डी। अगर यहां पर लिखा होता जो इसमें लिखा है बीच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या होता? हाँ, तो आंसर सी हो जाता। केवल एक नॉट वर्ड जोड़ते ही आंसर इसका एकदम चेंज हो जाता, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड कैन ऑक्योर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि वायुमंडल के निम्न परतों में से किस में हो सकती है, बताओ जी। और टेम्परेचर वाला याद है ना? हाँ, ट्रोपोस्फेयर में तो क्या नाम है, हाइट बढ़ रही है, फिर क्या होता है, घट जाता है टेम्परेचर। हाइट इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, लेकिन एक लेयर पे आकर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटोस्फेयर, समतापमंडल, यानी कि सेम टेम्परेचर वाला लेयर, ठीक है। तो याद आ गया टेम्परेचर वाला वो डायग्राम, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कहाँ पर बढ़ेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में भी और मेसोस्फेयर में भी, दोनों में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या? हाँ ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, घट रहा है, घटने की बात हो रही है। आ जाइए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोथर्म। क्या होती समताप रेखा? हाँ, द लाइन विच जॉइंट द सेम टेम्परेचर रीजन, समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है जी। अब उसके बारे में सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा महाद्वीपों पर भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ती है। इसका मतलब जब भी कुछ ऐसा तो क्या कर लो, ड्रॉ कर लो उसको, ठीक है। अरे भैया, क्या कह रहा है वो? जो अर्थ है इसके किसकी बात कर रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर की। और यहाँ पर क्या बोला? जो आइसोथर्म बन रही हैं, समताप रेखाएं बन रही हैं, वो किसकी ओर मुड़ती हैं? इक्वेटर की ओर, भूमध्य रेखा की ओर। यानी जो आइसोथर्म बनेगी वो ऐसे बनेगी, ज़्यादा झुकाव किधर होगा उसका? इक्वेटर की तरफ, ठीक है। ये उसने पहली बात कही है। आगे क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की तुलना गर्मी में तापमान की प्रवणता यानी कि डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट्स, ठीक है, क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ जी? अब पहले उसने बात की है सर्दियों के दौरान यहां पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये किधर मुड़ी हुई है? इक्वेटर की तरफ। ये एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि सेम इसी जगह पर सर्दियों की तुलना में गर्मी में, यानी कि अब विंटर समर की बात कर रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या लगता है, होते हैं? क्यों होते हैं? तुम कुछ तो कह रहे हो पर तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो ठीक से, है ना? क्या लगता है बाकियों को? वो एक ही जगह की दो अलग अलग मौसम में कंपैरिजन कर रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है, विंटर में और समर में। पहला उसने बोला कि विंटर में क्या होता है, यहाँ पर जो आइसोथर्म बन रही होती हैं, यानी कि सेम टेम्परेचर को जॉइनिंग या मिलाने वाली जो लाइंस बन रही हैं, उनका कॉन्टिनेंट्स पर उनका जो झुकाव होता है किधर ज़्यादा होता है? 0 डिग्री की तरफ। ये पहली बात बोली है। ये सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा किधर होगा? इक्वेटर के पास ज़्यादा होगा। सर्दियों की बात वो कर रहा है,
ठीक है, बाकी जगह पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो नियर बाय इक्वेटर लाइन है और जो कॉन्टिनेंट है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा गर्म होंगे, एक बात। दूसरा उसने कहा है कि गर्मी में तापमान में चेंजेस ज़्यादा होंगे। सही है गलत है? क्यों? रीजन आप मतलब बताइए एग्जैक्टली, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? सही है गलत है? गर्मी में उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। हाँ, तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो? होता ही है सर, क्योंकि पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। हाँ, वो कह रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम भी जानते हैं, उसमें जो डिफरेंशिएशन है वो ज़्यादा होता है दोनों में। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता तो है। ऐसा नहीं होता है। गर्मी की बात कर रहा है। गर्मी मतलब अब क्या हो रहा है, देखो जब सर्दी है तो सन कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, सर्दियों की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर किधर पास है, इक्वेटर के पास है। लेकिन जब गर्मी है तब तो सन डायरेक्टली कहाँ पड़ रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है ना। अब तो हमारे यहाँ गर्मी कब होती है, जब सन कहाँ पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी, चाहे वो ओशियन हो चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, वो जितनी हीट रिसीव करते हैं उतनी प्रॉपर हीट रिसीव कर पा रहे होंगे। ठीक है, सर्दियों में क्या हो जाता है, हीट रिसीव ही नहीं हो रही होती है उनको। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो ओशियन है, ओशियन का मैंने पहले बताया था कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है, लगभग एक जैसा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नीचे के फर्क पड़ता ही नहीं है उसको। आप जहाँ पे एकदम फ्रिजिड जोन है वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी जो बॉटम ऑफ द ओशियन है वो कभी भी जमेगा नहीं, वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री मिलेगा, चाहे आप पोल पे क्यों ना चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर वही कोई लैंड हो तो वो पूरा जम जाएगा। तो ओशियन पे उतने चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं जितने कॉन्टिनेंट्स पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने सर्दियों में बात की है कॉन्टिनेंट्स की, लेकिन उसने गर्मियों के लिए कॉन्टिनेंट या ओशियन ऐसा कुछ नहीं कहा है। बस उसने केवल इतना बोला है कि टेम्परेचर डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर पूरी जगह पर हमको मिलेगा, क्योंकि सन कहाँ पर है, अब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, वो सबको बराबर गर्म कर रहा होगा जो भी उस लैटिट्यूड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके बेस पर करेक्ट वाला पूछ रहा है उसने। करेक्ट कौन सा हो जाएगा फिर, दूसरा हमारा गलत हो गया, तो ए शुड बी करेक्ट, ए केवल सही हो गया। नेक्स्ट, व्हेन डिसेंडिंग एयर, डिसेंडिंग एयर क्या होती है, हाँ ठीक है, और हिंदी में लिखा हुआ है अवरोही हवा, क्या होती है अवरोही, हैवी तो होती है, तो जो नीचे आती हुई हवा होती है उसको हम डिसेंडिंग एयर कहते हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, वही। ठीक है, तो डिसेंडिंग एयर मतलब क्या हो गया, जो नीचे आ रही हवा है। अब नीचे आ रही हवा है तो हैवी होगी, कोल्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, हवा सिकुड़ती है तथा इसका आयतन कम होता है, तो इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब एक विंड है जो ऊपर से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, और साथ में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, क्या इंपैक्ट होगा उसका टेम्परेचर पर, कॉमन सेंस, क्योंकि हाइट तो कम हो रही है तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो, हाँ आंसर सीधा दिया हुआ यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य प्रकाश को परावर्तित, अगेन एल्बिडो वाली बात आ गई है। ठीक है, अब यहाँ कंपैरेटिवली बात कर रहा है वो। ठीक है, कि इन सबको कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज़्यादा करेगा, कौन सा करेगा जी, तुम क्यों कैसा कह रहे हो एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो तुमने कहाँ पढ़ा कि वो क्या नाम है उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, परावर्तित की बात कर रहे हैं ना, एल्बिडो की बात कर रहा है, वो तो उसको रिसीव कर रही होती है। भाई सीधी सी बात है, एल्बिडो रिफ्लेक्ट कौन करेगा, कोई भी ऐसा सरफेस जो चिकना होगा, चमकदार होगा। ठीक है, यही होता है ना, बर्फ क्यों रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि बर्फ चिकनी और चमकदार है, ब्राइटन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, सी होना चाहिए, सैंडी डेजर्ट्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बालू है। ठीक है, अब बालू बहुत गर्म होती है बात ठीक है,
वो रिसीव करती है, पर कंपेयर की जा रही चारों की, बाकी 3 क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वो तो रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है, ना के बराबर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या हुआ? जो हाँ 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 हाँ, तो इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है ना। इवेपोरेशन मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो अवेलेबल ह्यूमिड है उसका कन्वर्ट होना किस में, वाटर वेपर में। यहाँ तो बात कर रहा है जो सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, सीधे सीधे वो एल्बिडो की बात कर रहा है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, पृथ्वी के वायुमंडलीय ताप के बारे में, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला है कन्वेक्शन करंट कैन ट्रांसफर हीट इन द ट्रोपोस्फेयर, संवहनीय धाराएं क्षोभ मंडल में ताप स्थानांतरित कर सकती हैं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? बाकी लोग कम समझ में आ रहा है क्या? या सर ऐसा है कि वो क्लाइमेटोलॉजी हो चुका है, उसकी बात अब नहीं करनी चाहिए, चाहे टेस्ट में हो चाहे पढ़ने में हो, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है व्यू आप लोगों का, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट क्या बताया था हम लोगों ने कि लेयर बाय लेयर नीचे से ऊपर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको हमने कन्वेक्शनल करंट कहा था, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है भेजेंगी, हमारा सरफेस गर्म हो गया है, अब सरफेस का टेम्परेचर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल है, सबसे पहले किसको गर्म करेगा, वो ट्रोपोस्फेयर को गर्म करेगा, उसके बाद टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, कॉमन सेंस नहीं बोलूँगा, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय शॉर्ट वेव लेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बताओ जी, वायुमंडल लघु तरंग दैर्ध्य स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है, क्या कहना है बाकियों का? गलत है, क्यों गलत, मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण है या स्थलीय विकिरण है वो कैसी होती है, लॉन्ग वेव होती है, वो शॉर्ट वेव होती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद थ्रू कंडक्शन द टेम्परेचर ऑफ ओनली द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, यानी कि चालन के माध्यम से। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन बताएगा? अरे कंडक्शन, चालन, ये ना चौलबे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में जब क्लाइमेट शुरू किया तो पहला टॉपिक ही हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, याद है? 4 टॉपिक पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, है ना। और मैंने कहा था कि किसी भी टॉपिक में जो हम इनिशियल पढ़ रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बेस होता है पूरे आगे उस चैप्टर का, उस यूनिट का, उसके बेस पर पूरा फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बिल्डिंग बनते देखा कभी आप लोगों ने? सब नहीं देखा होगा। सबसे पहले क्या बनता है बिल्डिंग के अंदर? नींव, फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन स्टोन। सबसे इंपॉर्टेंस किसकी होती है? फाउंडेशन स्टोन की होती है। नींव का जो पत्थर होता है वो जितना ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर होगा पूरी बिल्डिंग, हालांकि जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि वो तो क्या होता है, फाउंडेशन में होता है। दिखता क्या है? जो उसके बाद बढ़िया बिल्डिंग खड़ी की गई है उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है, जो अच्छी पेंटिंग है ना, कलरफुल पेंट हैं, जो सजावट की गई है। फाउंडेशन स्टोन कभी दिखता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या, फाउंडेशन स्टोन ही होता है। सेम विद ऑल दीज टॉपिक्स, जो हम स्टार्टिंग में टॉपिक्स कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है। उसके बिना यूनिट आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस बाद में करते हैं। आप सब दोबारा से कल परसों में क्या करके आइए, क्लाइमेटोलॉजी को एक बार रिवाइज करके आइए, ठीक है। देखिए क्या होता है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन?
अभी आप लोगों ने कोई फ्रीक्वेंसी बनाई है रिवीजन की? कोई फ्रीक्वेंसी बनाई है रिवीजन की? हाँ जी, ठीक है। और हाँ, तो 2-3 फ्रीक्वेंसी बनाई है रिवीजन की, वरना क्या होगा कि आप किले जीतते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पिछले किले वापस टूटते जाएंगे, है ना। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है। इससे पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ा था आप लोगों ने? उससे पहले? अच्छा, ठीक है, कुछ और ही मसला है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने एंशिएंट पढ़ा, आगे बढ़ गए मिडाइवल की तरफ, मिडाइवल से आगे बढ़ गए मॉडर्न की तरफ। अभी मॉडर्न याद है, मिडाइवल गायब हो गया, एंशिएंट तो भूल ही गए क्योंकि इसका नाम ही एंशिएंट है। तो कोई फ़ायदा इसका है नहीं है। फिर दोबारा एंशिएंट पढ़ेंगे, एंशिएंट याद आ जाएगा तो मॉडर्न गायब हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सारा रिवीजन कुछ फ्रीक्वेंसी में सेट करना चाहिए। 2-3 फ्रीक्वेंसी में सेट इसको करिए आप लोग, वरना सच में प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो होती है डेली फ्रीक्वेंसी, एक होती है वीकली फ्रीक्वेंसी, और एक बनाइए मंथली या हॉलीडे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जो आज दिन भर पढ़ा, चाहे आप आधा घंटा देरी से सोइए चलेगा, पर उसको एक बार गो थ्रू से होना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा 2 घंटे की क्लास के 2 घंटे लगाने हैं। 2 घंटे की क्लास के लिए आपको आधे घंटे खर्च करने हैं, 20 मिनट खर्च करने हैं। ठीक है, डेली उसको करिए। फिर जो वीक का लास्ट है, शनिवार संडे वैसे भी क्लास नहीं होती यहाँ, तो अच्छा ही है। तो वीक के लास्ट में पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। अब जब आपने डेली रिवाइज किया है तो आपको क्या फील होगा, आपने जितनी नॉलेज गेन की 100% डेली रिवाइज करने पर आपको शाम को वो थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो कम याद रहने लग जाएगा। लेकिन जब आप वीकली रिवाइज पर आएंगे, आप क्या फील करोगे कि जब मैं रिवीजन करने बैठा मुझे 60% कंटेंट याद है, या अलग अलग हो सकता है, लेकिन 40% कंटेंट याद नहीं है। अब आपको आइडेंटिफाई हो गया ये 40%। अब क्या करोगे, आप इस 40% पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर दोगे। अगर आपने 10 टॉपिक्स पढ़े हैं तो हमेशा ऐसा होता है ना, 3-4 टॉपिक एकदम क्लियर, ठीक है, 2-3 टॉपिक हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा याद है, 1-2 में कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है उसको क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही फिर कोई मंथली या हॉलीडे फ्रीक्वेंसी। भारत त्योहारों का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, तो हॉलीडे आते ही रहते हैं, छुट्टियां आती रहती हैं, उसका यूटिलाइज करिए आप लोग, क्योंकि आपको आईएएस बनना है। नहीं बनना तो कोई बात नहीं, छुट्टियों में घूमने जाइए, मस्ती करिए, ठीक है। लेकिन अगर आईएएस बनना है तो फिर आपको अभी 2-3 साल तो नहीं कर सकते आप ये सब चीज़ें, तो क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो महीने भर में जितना भी पढ़ा है हमने, 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट चल रहे हों, उसके सब टॉपिक्स का क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन हर बार पहले के मुकाबले कम टाइम लेने वाला होना चाहिए। एक टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लगा, नेक्स्ट टाइम द रिवीजन शुड बी कंप्लीटेड इन ओनली 40 मिनट्स 30 मिनट्स। अगली बार उसका और 1/4 हो जाना चाहिए, तभी तो उसका मतलब है कि हमको याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, इजंट इट। ठीक है, तो रिवीजन वाला काम करिए। दूसरा, मैंने पहले भी बोला है एक वर्ड, शॉर्ट एनालिसिस, बताया कि नहीं बताया, हाँ या ना? अरे बता दो, क्या पता कहीं और बताया हो मैंने। मैनेजमेंट आप में से कोई है जो कॉमर्स ग्रेजुएट या है या कर रहा है? अच्छा, कोई जो मैनेजमेंट वाला बंदा है? अरे अपना बताना है ना, पड़ोसी का थोड़ी बोलना है। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा टर्म चलता है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट मीन्स SWOT। ये हर पर्सन का हो सकता है, हर कंपनी का हो सकता है, हर कंट्री का हो सकता है, हर स्टेट का हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? S फॉर स्ट्रेंथ, आपका मजबूत पक्ष क्या है। W फॉर वीकनेस, क्या हो गया पीछे? ठीक है, आप सबको पता है कि सब मेरा सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है कमजोर है, अपनी आप हालत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देन O फॉर
अपॉर्चुनिटी एंड देन T फॉर थ्रेट। ठीक है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं ओवरऑल, ये मुझे 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इनमें से 2-3 सब्जेक्ट होंगे जो आपके लिए क्या होंगे, स्ट्रेंथ होंगे। किसी को हिस्ट्री पसंद होगी, किसी को ज्योग्राफी पसंद होगी, किसी को पॉलिटी पसंद होगी, किसी को इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, करंट, कुछ तो पसंद होगा, कुछ नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए तैयारी, लीव इट, है ना। आपके लिए कुछ और बेहतर वेट कर रहा है जो इससे अच्छा है, जहां पर आप यहां से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए तैयारी। कुछ तो होगा स्ट्रेंथ आपका जो सिलेबस है, कुछ नहीं है तो हो सकता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो, है ना, हो सकता है आपकी राइटिंग कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, देन फाइंड योर वीकनेसेस। कमजोरी, पॉलिटी सर अच्छी लगती है, ज्योग्राफी भी ठीक है, इकोनॉमी तो समझ ही नहीं आती, है ना। किसी का उल्टा हो सकता है, सर इकोनॉमी साइंस एंड टेक क्या शानदार सब्जेक्ट है, कहाँ हिस्ट्री के अंदर फंसा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हम सबके जो दिमाग होते हैं उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है। कोई आर्टिस्टिक वाला पर्सन होता है, किसी को सोशल इश्यूज पर बात करना अच्छा लगता है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला पर्सन होता है। ठीक है, तो हर तरह के सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के अंदर, चाहे वो साइंस फील्ड के हों, कॉमर्स फील्ड के हों या आर्ट्स फील्ड के हों, सबकी अपनी अपनी वहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो फाइंड योर वीकनेसेस। जैसे वीकनेस क्या क्या हो सकती है, नंबर 1 सब्जेक्ट्स, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपको पढ़ना पसंद नहीं है, विच यू नेवर लाइक। सेकेंड वीकनेस क्या हो सकती है, आपको आंसर राइटिंग पसंद नहीं है, आपको लिखने का मन ही नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वीकनेसेस, फाइंड योर वीकनेसेस। फिर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या आ सकता है कि ठीक है पॉलिटी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, है ना। या पॉलिटी मुझे पसंद नहीं पर मेरे दोस्त को बहुत अच्छी आती है, तो वो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर सकता है उसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। तो आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी जहाँ पर आपने थोड़ा सा पुशअप लगाया, थोड़ा सा और जोर लगाया, तो वो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सेम एज फाइंड योर थ्रेट्स। सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो एथिक्स है ना, ये पेपर मुझे ले डूबेगा, है ना। सबका अपना अपना हो सकता है। थ्रेट, अपना थ्रेट भी फाइंड आउट करिए। अगर आपने थ्रेट पे वर्कआउट नहीं किया तो योर थ्रेट बिकम योर वीकनेस, जो आपको फेल कर देगा। और अगर आपने थ्रेट पे वर्कआउट कर लिया तो योर थ्रेट बिकम योर अपॉर्चुनिटी एंड योर अपॉर्चुनिटी बिकम योर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करिए। एक सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा प्रैक्टिस एंड राइटिंग। ठीक है, ये 3-4 स्फेयर है, 3-4 ये डायमेंशंस है यूपीएससी में, जिस पर काम करना होता है। सब कुछ पढ़ना है हमको, बुक रीडिंग करनी है, नोट्स बनाना है, ये एक काम है। फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ये दूसरा काम है। आंसर राइटिंग करनी है, ये तीसरा काम है। ठीक है, ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स को मिला करके उस पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये एक और काम है। ठीक है, अब इनमें से ढूंढिए जरा कि कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ मेरी थ्रेट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, छुट्टियां आने वाली होंगी, अभी छुट्टियां होंगी ही दीपावली की, चाहे 2-3 दिन की क्यों ना हो, मुझे नहीं पता कब तक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ डू दिस। ठीक है, अपना अपना ये करिए, वरना प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब डिस्कस नहीं कर रहे हम, आप पहले रिवाइज करिए क्लाइमेटोलॉजी, कोई फ़ायदा नहीं डिस्कस करने का ऐसे। ठीक है, कोई और बात यहाँ तक इसमें? ये सब लोग करेंगे, कब तक कर लेंगे? हाँ, अपनी एक नोटबुक बनाइए, माई प्रॉमिस बुक। ठीक है, कोई छोटी डायरी, कोई छोटी सी कॉपी 15-20 रुपए वाली, उसमें कुछ वादे करिए खुद के साथ, लिख दिया करो बाकायदा। ठीक है, मैं, अपना नाम लिखिए, पुत्र पुत्री XYZ। ठीक है, ये तय किया है कि 2026 तक मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। वहाँ पर नीचे साइन कर दो, अपने डेट लिख दो, अपनी उस दिन की डेट लिख दो। ठीक है, फिर ऐसे जो शॉर्ट टर्म कुछ कुछ चीज़ें तय कर रखा है आपने, उसको भी वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लिख दो, साइन कर दो। तो क्या होता है, जो हमारा दिमाग है वो हमारे ऑर्डर्स को मानता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ठीक है, वो हैबिट्स को फॉलो करता है। आप में से आज
सुबह उठ करके ब्रश सबने किया होगा, ठीक है। किसी को याद दिलाना पड़ा कि आज सुबह उठ करके पहला काम मुझे ब्रश करना है? नहीं ना, वो आपकी हैबिट में आ गया है। अभी आप सांस ले रहे हो, याद है आपको कि ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? वो चल रहा है नेचुरली, क्योंकि वो हमारे डीएनए में है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैबिट का पार्ट बनती हैं। कब? जब दिमाग मानता है कि ये काम मुझे करना है। आप दिमाग को बता दो कि देख बेटा, अच्छे से कर या बुरे मन से कर, करना है। क्या करना है? यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करोगे तो क्या होगा? तो पापा भैया बिठा देंगे गल्ले पर, ठीक है, किराने की दुकान खुलवा देंगे, शादी हो जाएगी, कुछ भी XYZ जो आपको ठीक लगता है। नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ेगी 9 घंटे की, ठीक है, जो भी आपको अपने हिसाब से लग रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और फिर दिमाग को ऑर्डर्स देना शुरू करिए। ऑर्डर्स किसी फॉर्म में होने चाहिए। 2-3 फॉर्म कौन कौन सी? एक तो लिखने वाला हो सकता है, यू कैन रिकॉर्ड योर ऑडियो, अपने आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे अगले 3 सालों में आई हैव टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, ठीक है, जो भी XYZ, उसको सुनिए, दिन में एक बार सुन लीजिए, ठीक है। तो ऐसे तरीके आजमाइए, करने पड़ेंगे खुद को, आपको लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रिपरेशन में बनाए रखने के लिए, वरना नहीं होने वाला। सच में टफ जर्नी होती है, इसलिए नहीं कि क्या नाम है पढ़ाई बहुत मुश्किल है इसके अंदर, इसलिए कि बहुत लंबी और कंटिन्यूअस जर्नी है। वो काम रोज़ करना पड़ता है। अगर एक दिन आपको कोई काम 10 घंटे करना हो, हम लोग कर लेते हैं। शादी वादी होती है ना, घर में फंक्शंस होते हैं, हम लोग 2 दिन नहीं सोते, कई बार चल जाता है काम। पर जब रोज़ ना सोने को मिले तो हालत ख़राब हो जाएगी, गिर जाओगे चलते फिरते आप, ठीक है। सेम विद दिस प्रिपरेशन, इसमें रोज कुआं खोद के पानी पीना है। तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं, वो पानी पीने से रुक गई ठीक है। रोज कुआं खोद के पानी पीना है, मतलब रोज आपको मेहनत करनी है। कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, अगले दिन फिर से कुआं खोदना, तब पानी पीने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। कल हमने रॉक्स कर लिया था, कोई कंफ्यूजन हो वहाँ तक तो बताइए। और मैं रोज ये मोटिवेट करने वाला काम नहीं करने वाला हूँ। मोटिवेशन इज़ अ फेक थिंग, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो जी, क्या पढ़ना है इसके बाद? अरे बताओ ना, किसके इम्पैक्ट्स? हाँ, तो हम बात कर रहे थे फोर्सेस की। कल हमने बात की थी, देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, वन इज एंडोजेनिक एंड सेकंड वन इज एक्सोजेनिक, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, ठीक है। ये जो फोर्सेस होती हैं, इनका अपना अपना इम्पैक्ट होता है हमारे अर्थ के ऊपर, और हम लोग शायद इसकी बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, है ना। स्लो मूवमेंट्स या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होती हैं, उसमें 2 तरह की फोर्सेज होती हैं। एक जो वर्टिकली मूव कराती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, सेकंड जो हॉरिजॉन्टली मूव कराती हैं, ठीक है। फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन और टेंशन के थ्रू, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, अब इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, तो उसकी मैंने बात की थी। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, ये हो गया था, बना लिया था आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, पटल विरूपणी बल, बल, वेयर इज पेन, कौन सी फोर्सेस? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, हाँ, पटल विरूपणी बल। ठीक है, 2 डिवीजन कर दीजिए उसके, समझा रहा हूं आगे मैं। अब पहला कौन सा है? वर्टिकल, दूसरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, हिंदी में हो गया लंबवत और क्षैतिज। वर्टिकल की मूवमेंट कौन सी हो रही है? कौन सी हो रही है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यही बना दे रहा हूं मैं कि जो ये मूवमेंट हो रही है, अगर हम अपवर्ड की बात करें और फिर डाउनवर्ड की बात करें,
अगर ये कोई रॉक है या हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अगर उसमें अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वो रॉक क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, यानी उसका शेप कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लो इसको, वर्टिकल 2 डिवीजन, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये शेप बना लीजिए एज इट इज। हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर हमने कंप्रेशन और टेंशन की बात की। कंप्रेशन यहां बना रहा हूं, टेंशन यहां बना रहा हूं, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, ये कोई रॉक है अगर, तो उसमें फोर्स लगेगी, किधर लगेगी फोर्स, इनसाइड, फोर्स 1, फोर्स 2। और टेंशन में क्या होगा, आउटसाइड, बना लो इसके नीचे। फोर्स ऑफ कंप्रेशन यानी कि अंदर की तरफ, दोनों तरफ से बाहर से बल लग रहा है। कंप्रेस नेचुरल गैस होती है ना, CNG, सेम वैसे। ठीक है, तो ये 2 एरो है, यानी कि फोर्सेस 2 तरफ से आ रही हैं। यहाँ पर मान लो ये F1 है, फोर्स 1, और ये फोर्स 2। अब जब ये अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कल मैंने बताया था पेज के थ्रू, फोल्ड्स पड़ेंगे यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। और जब अंदर की तरफ ये प्रेशर लगेगा तो फोल्ड्स कैसे कैसे पड़ सकती हैं, ऐसा फोल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, तो उसको ऐसे बना लो। जो फोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इसको बोलेंगे सिंक्लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं अभिनति। दिख रहा है ये पीछे की तरफ, गुड। नीचे वाला हो गया अभिनति और ऊपर वाला हो गया अपनति। समझ में आई बात। कंप्रेशन पे जो रॉक है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स पड़ सकते हैं, ठीक है। जब फोल्ड पड़ेंगे तो चीज़ें या तो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी या नीचे की तरफ, पैरेलल भी बहुत सारी हो सकती है। जो फोल्ड ऊपर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। जो फोल्ड नीचे की तरफ उसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन, ठीक है। अब जब ये फोर्स टेंशन काम कर रहा है, यानी कि चीज़ें बीच से बाहर की तरफ जा रही हैं, सेंटर से फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड, तो क्या असर हो सकता है उसका जी, वो तो यहां भी बन गया ना डिप्रेशन, तो वो तो यहां पे हो गया, यहां तो फोल्ड बनेगा ही नहीं, तो रॉक टूटेगी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, लिख लो, क्रैक,
क्रैक या फ्रैक्चर, इसके नीचे लिख लो फ्रैक्चर, और उसके नीचे लिख लो फॉल्ट। फ्रैक्चर मतलब टूटना होता है, हड्डी का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, ठीक है। क्रैक माने दरार, फ्रैक्चर माने क्रैक माने चटकन हो जाता है, क्रैक में टूटता नहीं है प्रॉपर, ठीक है। फ्रैक्चर माने होता है दरार, और फॉल्ट को कहते हैं भ्रंश। क्रैक, फ्रैक्चर और फॉल्ट, ठीक है। कहते हैं ना क्रैक आ गया है किसी चीज के अंदर, यानी वो चीज अलग तो नहीं हुई है, बीच में क्या आ गया है, कोई एक उसमें बन गया है, दरार सी बन गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर मतलब टूट जाना, हड्डी में कहते हैं ना फ्रैक्चर आ गया है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो बीच से अपार्ट हो गई है वो। और सबसे लास्ट होता है फॉल्ट, जब वो एकदम अलग हो जाए, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। वहां पर कुछ भी बन सकता है, वैली भी बन सकती है, माउंटेन भी बन सकता है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ तक बताइए, वरना फिर आगे बढ़े। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो हाथ उठा लें अपना। सर फॉल्ट में वैली तो बनेगी, माउंटेन कैसे बनेगा? क्या फॉल्ट जब आएगा तो वैली तो बनेगी, वहाँ पे माउंटेन। अभी समझा देते हैं। जब भी कोई वैली बनती है तो हमेशा माउंटेन बनेगा, जब भी कोई माउंटेन बनेगा तो हमेशा वैली बनेगी। क्यों? ये मूवमेंट कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल है। अब ये रॉक थी, ये पूरी एक रॉक है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फोर्स किधर से किधर की, अभी हम बात कर रहे हैं फोर्सेज ऑफ टेंशन की, तो बीच से फोर्स किधर लगेगी, बाहर की तरफ। इसमें ये आ गया क्रैक, ठीक है। अब जैसे ही ये क्रैक आ गया, बीच में क्या हो गया, गैप आ गया, क्या बन गई, वैली बन गई। लेकिन आप वैली में खड़े हो तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों माउंटेन हो गए, नहीं हो गए। अभी ये फ्लैट सरफेस है, ना वैली है ना माउंटेन है, ये टूट के बीच से क्या हो गया, अलग हो गया। या ये बीच से जब टूटेगा तो बीच का जो पार्ट होगा वो नीचे धंस जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, बीच का तो नीचे तो वैली बन गई, पर दाएं बाएं क्या खड़े हो गए, माउंटेन हो गए ना। जैसे आप इस बिल्डिंग में कोई नीचे खड़ा हुआ है तो क्या बोलेगा कि मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ, कोई ऊपर है वो क्या बोलेगा मैं बिल्डिंग के, चीज़ तो एक ही, बिल्डिंग तो एक ही है ना। सेम ऐसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये बीच में मेरा पेन दिख रहा है, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है नर्मदा, कौन सी, नर्मदा। अब नर्मदा के ऊपर एक माउंटेन है, नीचे एक माउंटेन है, और नर्मदा वैली में से फ्लो करती है। वो वैली कहाँ से आ गई, तो पूरा एक माउंटेन ऐसा हुआ करता था, ठीक है। उस माउंटेन के बीच के पार्ट में यहाँ पर क्या हो गया, क्रैक आ गया, फ्रैक्चर बना, फिर फॉल्ट बन गया, बीच का जो पोर्शन था वो नीचे चला गया, ठीक है। तो वो क्या बन गई, वैली बन गई। दाएं बाएं के क्या हो गए, माउंटेन हो गए, ठीक है। ऐसा क्लियर, कोई कंफ्यूजन और, ठीक है। तो ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है, अलग अलग। एक साथ बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन सकते हैं, एक बात। दूसरा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के जो दोनों लिम्ब होते हैं, यानी कि जो दोनों उसकी स्लोप होती हैं, ठीक है, उनका कितने एंगल पर झुकाव है उसके बेसिस पर हम उनको अलग अलग फोल्ड्स के नाम देते हैं। समझ में आई बात? लिम्ब मतलब उसकी दोनों भुजाएं, दोनों आर्म्स। कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से बन रही है, ठीक है ना, तो ये उसकी एक लिम्ब हो गई फर्स्ट, ये उसकी सेकंड लिम्ब हो गई। अब कोई गारंटी नहीं है कि वो लिम्ब दोनों हमेशा इक्वल रहेंगी, एक ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो जो उसका सेंटर है, यानी कि जहाँ से फोर्स आउटवर्ड लगनी शुरू हुई है या बाहर से लग रही है, तो जहाँ पर आकर के फोर्स लग रही है वो तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिस प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सिस हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वो सेंटर हो गया। उसके दोनों तरफ अलग अलग लिम्ब होंगी। अब ये लिम्ब देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी इक्वल जैसी है, यहाँ पर क्या हो गया, ये लिम्ब ज़्यादा स्लोप वाली है, स्लो स्लोप वाली है, और ये लिम्ब क्या हो गई, स्टीप स्लोप वाली है। यहाँ पर एकदम डिफरेंट हो गया, ये लिम्ब एकदम स्ट्रेट हो गई है, एकदम स्टीप स्लोप हो गई है, और ये कंपेरेटिवली और ज़्यादा स्लो स्लोप हो गई है, कम ढाल वाली हो गई है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की लिम्ब वाली सिंक्लाइंस या एंटीक्लाइंस के अलग अलग नाम होते हैं, इनको हम बोलते हैं टाइप ऑफ फोल्ड्स। हमारा हिमालय भी ऐसे ही फोल्ड के कारण बना है।
फोल्ड होता चला गया, वो बनता चला गया, ठीक है। उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जो अपर लेयर है उसको हम कहते हैं अपर हिमालय या ग्रेट हिमालय, फिर बीच में होता है मिडल हिमालय, नीचे है लेजर हिमालय। ये अभी पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो अगला यहाँ पर सब हेडिंग दो, टाइप ऑफ फोल्ड्स, वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फोल्ड। हाँ, फोल्ड किस फोर्स से बन रहा है? कंप्रेशन से, वेरी गुड। वलन के प्रकार, नंबर 1 सिमेट्रिक फोल्ड, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सममित वलन, ये दिख रहा है, सिमेट्रिक फोल्ड, सममित सममित वलन। मैं बनाते रहता हूँ, आप लोग बनाते जाइए, समझा लेंगे बाद में हम, ठीक है। F1 इज इक्वल टू F2। दूसरा, भाई बस बातें कम, असिमेट्रिक फोल्ड। सेकंड, असिमेट्रिक फोल्ड, असममित वलन। इसमें क्या हो जाएगा, जो F1 है, ठीक है, वो लेसर देन क्या हो गया, F2। इसका मतलब सब जैसे लिख रहा हूं वैसे ही बनाइएगा, समझाता हूं अभी, कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। थर्ड, इसमें चाहो तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहां पर, सिमेट्रिक वाले में, जूरा माउंटेन। ये बहुत खूबसूरत देश के अंदर है, जिसको हम कहते हैं स्विट्जरलैंड। आप लोग जाने वाले ना वहां पर। इसमें लिख लो पेनाइन माउंटेन, PENINE। थर्ड, मोनोक्लाइंड फोल्ड, या एकनत वलन। पीछे से आवाज आ रही है, समझ में ना आ रहा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अरे बातचीत कम करो बच्चियों। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो F2 होता है वो 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, कोई भी एक आर्म। इधर का हो गया 1-2 वाला। ये फोर्स जो है वो F1 बराबर हो गया, बराबर सॉरी ग्रेटर देन 2। हाँ, वहां भी ऐसे ही, यहाँ डबल नहीं लगा हुआ है साइन। यहाँ पर तो क्या है कि ये दोनों अपने आप में स्लोप है। यहाँ पर एक एंगल कैसा हो गया, एकदम खड़ा हो गया, दूसरा एंगल झुका हुआ है, ठीक है। तो F1 बहुत ज़्यादा हो गया, F2 और F1 का डिफरेंस जो है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बहुत कुछ जीवन में पहली बार होता है। पहले कभी तैयारी किया IAS की? हाँ, तो ऐसे ही होता है।
फोर्थ, फोर्थ लिख लो आइसोक्लाइंड फोल्ड। आइसोक्लाइंड फोल्ड, समनत वलन, F1 F2 both arms parallel to each other. Yes, isoclined fold. Both arms parallel to each other. ठीक है, यानी कि एक तरफ से इतना ज्यादा कंप्रेशन का फोर्स लगा है कि झुकाव किधर हो गया, दूसरी तरफ हो गया। ठीक है, फिफ्थ लिखिए, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, जो दोनों लिम्स हैं वो। नेक्स्ट लिख लो फिफ्थ, रिकम्बिनेंट फोल्ड। मैं लिख दूं, रिकम्बिनेंट फोल्ड। पांचवा, परिवलन। अब परिवलन में क्या हो जाएगा, जो चौथा हुआ था क्या हो गया, फोर्थ में क्या था कि दोनों पैरेलल हो गई थी, इसमें और ज्यादा कंप्रेशन की फोर्स लगेगी। तो मान लो ये जमीन है, ये तो हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, सरफेस हो गया, और इसके ऊपर जो माउंटेन था उस पर इतना कंप्रेशन का फोर्स लगेगा कि वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल टू द प्लेन हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि मान लो यहां पर ये माउंटेन है, तो ये कैसी हो गई, पैरेलली। ठीक है, ये माउंटेन इतनी झुक जाएगी कि वो जो नीचे जमीन है उसके भी क्या हो जाएगी, पैरेलल समानांतर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई F1, ये हो गई F2 इज इक्वल टू लिख लो पैरेलल टू प्लेन, सतह के समानांतर। क्या हो गया कृष्णा, अब आप बोलोगे पहाड़ के साथ ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल होता है, पहाड़ खूब टूटते मुड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो सकता है, अगर मान लो और कंप्रेशन की फोर्स आना शुरू हो तो क्या होगा, क्या लगता है आपको अब तो गिर ही जाएगा। तो ठीक बात है, अगर और कंप्रेशन की फोर्स आती है तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो दोनों लिम्ब थी वो क्या हो जाती है, दूसरे से टूट जाती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं नैपी। क्या कहते हैं, हाँ, तो छठा लिख लीजिए, लास्ट वन इज सिक्स्थ, नैपी। हिंदी में कहते हैं ग्रीवा खंड। ग्रीवा मतलब होती है गर्दन, कि गर्दन का टूट जाना। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसका एक्सिस प्लेन है वहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी दो बन जाएंगी,
क्या होगा नैपी में? कहाँ गया नैपी? ये रहा, सॉरी। ठीक है, तो ये ऊपर F1 रह गया और नीचे इसके F2 हो गया, दोनों आपस में टूट गई हैं। ठीक है, लिख लो। इसका एग्जाम्पल कश्मीर वैली है हमारी, वो हिमालय से टूटी हुई वैली है। बस दोनों को ब्रेक कर दो आप, 2 लाइनें बना दीजिए बस, F1 F2। एग्जाम्पल कश्मीर वैली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो। आपने सुना होगा अक्सर फिल्मों में कि केवल बीच में एक रोड अगर ब्लॉक कर दी जाए तो कश्मीर इंडिया से अलग हो जाता है ना? जो 1999 का वॉर हुआ था, कौन सा वॉर हुआ था? हाँ, बैटल ऑफ कारगिल, है ना? कैप्टन विक्रम बत्रा याद है? उनका फेमस डायलॉग ये दिल मांगे मोर, है ना? जो बाद में यूज किया किसने? एक कोल्ड ड्रिंक ने यूज किया था, बेवरेजेस ने यूज किया था। इस पर एक फिल्म भी आई थी, क्या नाम था फिल्म का? शेरशाह। शेरशाह इज द कोड नेम ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, तो बेसिकली उसमें उनका मोटिव क्या था? जो बैटल ऑफ कारगिल में उनका मोटिव क्या था कि जो वो रोड है, जो वो हाईवे कनेक्ट कर रहा है किसको? कश्मीर को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री, उसको डिस्कनेक्ट कर देना, उसको ब्रेक कर देना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या है, कश्मीर जो है वो एक अलग माउंटेन टूट करके दूसरी तरफ है। ठीक है, अब हमने किससे जोड़ा हुआ है इसको? एक हाईवे से जोड़ा हुआ है। तो इफ समवन कट दिस हाईवे, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा कोई, तो कश्मीर इंडिया से अलग, अलग माने कि कांटेक्ट हमारा डायरेक्टली खत्म, बाय रोड लोग आ जा नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। तब टारगेट वही हुआ करता था। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग फोर्स बनते हैं, किस फोर्स के कारण? कंप्रेशन फोर्स के कारण। ठीक है, ये फोर्स छोटे मोटे नहीं होते, दे कैन बी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर इन द लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, लाइक कश्मीर वैली। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देखिए कैसे कैसे फोल्ड बन सकते हैं। देखो क्या हाल हुआ इस पहाड़ का, दिख रहा है? ये जिंदा पहाड़ है भाई, है, एग्जिस्ट करता है, कोई आर्ट नहीं है। अब देख रहे हैं आप, ये इसका एक्सिस प्लेन है ना? ये इसका एक्सिस प्लेन है। एक तरफ कैसा हो गया? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इधर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंप्रेशन फोर्सेस का एग्जांपल है। ऐसे और भी अलग अलग बहुत सारे फोल्ड बन सकते हैं, कुछ की मैंने आपको नाम बता दिए हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका था, क्या नाम है, अभी जो हम लोगों ने किया है, कौन सा? रिकम्बिनेंट फोल्ड का। अब इसमें एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली कि एक साथ एक ही रॉक के अंदर पैरेलली बहुत सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो सकते हैं, है ना? एंटीक्लाइन मतलब क्या हो गया? जो ऊपर की तरफ उठाओ। सिंक्लाइंस मीन जो नीचे की तरफ। तो एक ही रॉक के अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस पैरेलली हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी देखा था। मान लो ये पूरी एक ही है तो उसमें बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन गए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये एक और एग्जाम्पल है, कितना बुरा हाल हुआ रॉक के साथ। देख रहे हैं आप लोग, ये नैपी से ठीक पहले की स्टेज है। ये नीचे प्लेन है और ये पूरा माउंटेन क्या हो गया? प्लेन की तरफ। ये इसका एक्सिस प्लेन हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों पैरेलली एक दूसरे के लिम्ब हो गई हैं और प्लेन के भी क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? नहीं, वो पीछे वाली, अच्छा आ रही है, ठीक है। बढ़े आगे? कोई हाँ नहीं बोल रहा तो आगे बढ़ूंगा नहीं फिर मैं। क्या क्या? प्लेन वाला समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है। ये कोई भी क्या है? ज़मीन है, फ्लैट है, सरफेस है, कुछ भी है। इस पर कंप्रेशन फोर्स काम करेगी तो दोनों तरफ से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये ऐसे फोल्ड बनेगा। अब ये छोटा पेज है तो एक फोल्ड बनेगा। इसके अंदर बहुत सारे पैरेलली और फोल्ड भी बन सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस को हमने नाम दिया F1 F2। फोर्स 1 फोर्स 2। सेंटर में जहां से ये मुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एक्सिस या अक्ष बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष। सुना है ना आप लोगों ने? एक्सिस, हर चीज का एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फोल्ड बनेंगे
किधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इक्वली फोर्स है, ये बीच में नॉर्मली खड़ा हो जाएगा। अगर फोर्स इधर से ज़्यादा है इधर से कम है तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा थी ऐसे हो गया, ठीक है। अगर फोर्स इधर से और ज़्यादा है, अब देखो इधर से फोर्स लगती जा रही है, इधर से फोर्स, ठीक है, सिचुएशन बदल रही है, ये ऐसे होगा तो प्लेन हो गया, किसके प्लेन, जमीन की। भाई ये समतल था और ये पूरा मुड़ गया इस तरीके से, चट्टानें ऐसे मुड़ जाती है और एक लिमिट के बाद जब मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच से यहाँ से टूट जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो फोर्स दाएं बाएं से लग रही है, कोई एक ज़्यादा कोई एक कम होगी, उस पर डिपेंड करेगा बस। चलिए, टाइप ऑफ फोल्ड्स क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ये आपको याद नहीं रहेंगे सारे फोल्ड, कब तक, जब तक आप उसको 2-4 बार बनाओगे नहीं, ठीक है। पिक्टोरियल मेमोरी इज मच बेटर देन द लिटरल मेमोरी। जो चीज़ें इमेज के फॉर्म में होती हैं वो लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं, तो थोड़ी सी इमेज बना लीजिएगा, 1-2 कलर भी यूज के अंदर आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट, भ्रंश के प्रकार। ठीक है, लिखे भाई, बातचीत कम से कम करो। तो अगर हम पहले बात कर लें, या इसके भी 2 डिवीजन कर लो आप। पहली फोर्स कौन सी है हिंदी में? अरे टेंशन का क्या बोलते हैं हिंदी में? चिंता, चिंता बल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले मैं इधर बना दे रहा हूं, ये फॉल्ट है, फोल्ड नहीं है, जनरल, जनरल फॉल्ट, ठीक है। मान लो ये कोई एक रॉक है, F1 और F2 किधर लगेंगे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ठीक है। अब जब ऐसा लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बीच से हो जाएगी ब्रेक, F1 F2 पहले लिख लो फिर समझ लो। ये जो ऊपर पहाड़ बना है इसको हम दे देंगे, कहेंगे नाम इसका ब्लॉक माउंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्लॉक, ब्लॉक ब्लैक नहीं है, भ्रंशोत्थ पर्वत। और जो यहाँ पर वैली बनी है इसको नाम देंगे हम लोग रिफ्ट वैली। भाई बोलो मत, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। तो यहां पर हुआ क्या, जो सेंटर का पार्ट था वो कहां चला गया, नीचे चला गया, डाउनवर्ड चला गया, ठीक है। हाँ, तनाव बल में पहले बनाओ तो बताता हूं मैं। बनाइए बनाइए, जैसे बनाया वैसे ही बनाइए, अच्छा सा बनाइएगा, मेरी तरह थोड़ा सा खराब ड्राइंग वाला मत बनाइएगा। बनाया नहीं अभी आपने, बनाइए।
तुम्हारी ज़िंदगी रफ में ही चल रही है अभी? ये फेयर चल रहा है? खतरनाक फेयर है तुम्हारा। अच्छा, ठीक है। तो जो F1 हो गया और F2 ये दोनों ब्लॉक माउंटेन बन गए। इसी का एग्जांपल हम इंडिया में ले लेते हैं। F1 वाले का नाम लिख दो विंध्य माउंटेन। हाँ, विंध्य माउंटेन, विंध्य पर्वत। F2 का नाम क्या हो जाएगा? सतपुड़ा माउंटेन। अब कईयों का समझ में नहीं आया मैंने बोला क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है किसका? इंडिया का। ये एक माउंटेन बन गया, एग्जाम्पल इसको लिखो विंध्य माउंटेन। विंध्य, ये क्या हो गया? सतपुड़ा। और जो बीच में वैली बन गई इसको हम कहते हैं नर्मदा वैली। क्या कहते हैं? नर्मदा वैली। जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था ना अभी आप लोगों को, सेम ये वही बन गया। नॉर्थ में विंध्य माउंटेन है, बीच में नर्मदा वैली है, उसके साउथ में सतपुड़ा माउंटेन है। यहाँ फिजिकल मैप नहीं है इंडिया का, वरना दिखा देता मैं आपको, छोटा सा बना हुआ है वो। मैंने इमेज यहाँ पर लगाई नहीं है, वरना दिखाता अच्छा लगता आप लोगों को। क्या? मत लिखो। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की है? फोर्स ऑफ टेंशन की बात की है, तनाव बल की बात की है। एक सरफेस है, उसमें सेंटर से बाहर की तरफ लगा फोर्स टेंशन का, वो दोनों तरफ चला गया। बीच का पार्ट जो क्रैक हुआ था वो क्या हो गया? नीचे सबमर्ज हो गया, अधोगमित हो गया। ठीक है, तो वो बन गई वैली। इस प्रोसेस से बनी हुई वैली को हम लोग बोलेंगे रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और इस प्रोसेस से बने हुए माउंटेन को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्तर पर्वत। ठीक है, जब भी कोई ब्लॉक माउंटेन बनेगा पैरेलली क्या बनेगी? रिफ्ट वैली। या जब भी कोई रिफ्ट वैली बनेगी तो पैरेलली क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन। ये पैरेलल चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि एक ही जमीन है, वो 3 पार्ट्स में हो गई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया इंडिया हमारा। नॉर्थ में जाओगे आप, सबसे पहले विंध्य माउंटेन है, उसके बीच में नर्मदा बहती है, वैली रिवर फ्लो कर रही है, और बाद में फिर यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? अभी तो ये वाला पोर्शन नीचे गया है, ठीक है, उल्टा भी तो हो सकता है, इतना फोर्स लगे ये पोर्शन ऊपर उठ जाए, या ये पोर्शन जहां पर है वहीं पर रहे, दाएं बाएं के पोर्शन क्या हो जाए? हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया टूटने के बाद तो ये। ठीक है, समझिए, मान लो ये जमीन है, यहां पर टेंशन की फोर्स लगी, ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। अब इसमें ये वाला पोर्शन ऊपर भी जा सकता है, दोनों यहीं पर स्टेबल रह जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये पोर्शन नीचे भी जा सकता है, दोनों यहाँ पर स्टेबल रह जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सेंटर वाला स्टेबल रह जाए, ये दोनों ऊपर या नीचे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, बधाइयाँ। हाँ, बधाई देना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरे एरो में लिखिए फोर्स ऑफ कंप्रेशन। जगह नहीं बची, 2 एरो बनवाए थे ना मैंने, दाएं बाएं। कोई बात नहीं, नीचे लिख लो, एक ही बात है, नीचे लिख लो, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। यहां बनेगा रिवर्स फॉल्ट, विपरीत भ्रंश। पहले वाला कैसा था? जनरल फॉल्ट था, लिखा था ना जनरल फॉल्ट। हाँ, यहां लिखो तुम फोर्स ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न बल, रिवर्स फॉल्ट।
अरे शांत रहो पापियों। हाँ जी, आई अपोलोजाइज। रैंप घाटी मतलब रैंप घाटी, उसका नाम रखा है रैंप घाटी। बता, वो रैंप सा बन गया ना एक, यहाँ पर माउंटेन बनेगा उसका नाम हो जाएगा हॉस्ट माउंटेन, और जो वैली बनेगी उसका नाम हो जाएगा रैंप वैली, क्योंकि एक रैंप जैसी हो गई है। बना लो, बता रहा हूं। हो गया सबका? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फॉल्ट्स की, ठीक है ना, टाइप ऑफ फॉल्ट्स। अगर टेंशन के कारण फॉल्ट बना तो वहां पर बने कौन से माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली। अगर कंप्रेशन के कारण फॉल्ट पड़ रहा है, कोई जमीन है वहां पर बाहर से फोर्स लगा, एक तो तरीका क्या है, फोल्ड बन जाएगा। फोल्ड हमने पहले ही पढ़ लिया है, पर मान लो बीच से ब्रेक हो गया, वो फॉल्ट नहीं बन रहा है, फॉल्ट बनेगा। तो फॉल्ट कैसा बनेगा? तो यहाँ पर ये फॉल्ट बन गया, अभी बीच का स्पेस ऊपर उठ गया, ये दो नीचे रह गए, तो बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हॉस्ट माउंटेन, और ये पार्ट कहलाएंगे रैंप वैली। ये हो गया हमारा रिवर्स टाइप का फॉल्ट हो गया है। पहले वाला फॉल्ट था जनरल टाइप का फॉल्ट, ठीक है, सामान्य भ्रंश और विपरीत भ्रंश। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्या क्या वो वेरी कर सकता है, पीक हो सकती है, समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी है, उस एक पहाड़ है स्विट्जरलैंड में, उसका नाम ही हॉर्स माउंटेन है, ठीक है। तो लिख लो एग्जाम्पल, हॉर्स माउंटेन स्विट्जरलैंड। कोई कंफ्यूजन? अभी जो ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, है ना, नेपाल में अर्थक्वेक आया, अभी हमने भी फील किया था उसको, ठीक है। उसका रीजन क्या है? क्या? हाँ, प्लेट्स का टकराना, कोलाइजन, कल डिस्कस किया था हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे प्लेट्स की तरफ, ठीक है। तो ये जो सारी मूवमेंट हो रही हैं, फोर्स, फोल्ड, फॉल्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, क्यों हो रही है, क्या क्या कारण है, तो उसको लेकर के 2-3 अच्छी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। उसमें से एक दो बड़ी फेमस थ्योरी हैं, उसको हमें पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सुना है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं सुना होगा ना? हाँ, सुना तो अच्छी बात है, सवाल बने हुए लोग इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, अच्छा ये देखो, ये भी एक अच्छा माउंटेन का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं आप लोग? अरे पापियों देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये एक एंगल है, ठीक है, फिर ये माउंटेन कैसा है? स्टीप 90 डिग्री,
फिर यहाँ पर कैसा हो गया ये, फिर और ऊपर कैसा हो गया, लगभग फ्लैट जैसा माउंटेन। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़े इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वर्ल्ड में अलग अलग मिलते हैं। ये भी प्रोबेबली कहाँ का है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ये भी ऊटा का ही है, यूएस का। जहाँ जहाँ बड़ी रेंजेस है वहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब मैं आपको एशिया और एटलस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताएंगे हम लोग उसमें क्या हुआ है दुनिया भर में, कि बीच में एक ब्रांच है, एक रस्सी सी मान लो, उससे अलग अलग बहुत सारी माउंटेन्स निकली हुई हैं, हिमालय, चाइना की और तमाम। ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग। अब अगला लिखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई है, देखो निकालो एनसीईआरटी अपनी अपनी। वही कृष्णा तुम बोलो मत, पीछे वाले ये बोलो मत, मतलब बिना मतलब मत बोलो। इससे ठीक पहले होगी, एक पेज और पलटो, हाँ इधर को, यहीं पर होगी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मिल गया, दिखाओ। ठीक है, नई वाली में नहीं दी हुई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये चैप्टर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, नई वाली बुक में, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। लेकिन इसमें, हाँ खोलो खोलो, ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंटल नहीं दिया हुआ है, इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी हुई है। ये प्लेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो समझिए, अभी मेरे पास फोटोज नहीं है इसकी, वो स्लाइड है नहीं। ऐसा मानते थे कि बहुत पहले मतलब बहुत पहले, ठीक है, करोड़ों वर्ष पूर्व, आज आप जितने कॉन्टिनेंट देखते हैं ये सारा एक ही कॉन्टिनेंट था। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया था, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, पैंजिया। ब्लैंक पेज है इसमें कोई, हाँ ये रहा, क्या ये दिखता नहीं है, अच्छा सेव नहीं होता है, मुझे लगा तुम लोग ऐसे ही पढ़े जा रहे हो इतने टाइम से। अब ठीक है, वैसे ये वाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है। नहीं उसने कहा ना कि वाइट बोर्ड, तो अभी कलर ब्लैक हो गया। ब्लैक बोर्ड का नाम ब्लैक बोर्ड इसीलिए होता था क्योंकि वो ब्लैक होता था। ठीक है, चल दुनिया किस तरीके से बदलती है एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप दुनिया के बदलावों को समझ लेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। बिफोर द कोविड, कोरोना से पहले हम लोग जो क्लासेस लेते थे तो मैक्सिमम क्लासेस ऑफलाइन चलती थी, और यहाँ पर जो बोर्ड्स होते थे वो कौन से होते थे, वाइट बोर्ड होते थे, हम लोग मार्कर से लिखते थे। ठीक है, अब आफ्टर कोविड क्या हो गया, चीज़ें ऑनलाइन होनी शुरू हुई, है ना, या हाइब्रिड क्लासेज हो गई, बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ भी रहा है, पैरेलली लोग लाइव भी देख रहे हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, धीरे धीरे ये बोर्ड फिनिश होते चले गए। स्टार्टिंग में कैमराज आए थे, खाली कैमराज से वाइट बोर्ड पर रिकॉर्डिंग या लाइव चलता था। धीरे धीरे क्या हो गया, पीछे वाइट बोर्ड ही आ गया। जहाँ मैं इससे पहले जो मेरा ऑफिस है वहाँ पर एक बंदा आता था, वो हमको मार्कर सेल करता था। क्या सेल करता था, मार्कर। किस लिए, बोर्ड पर लिखने के लिए। एक बार मार्कर ले लिया, इंक उसकी लगातार
फिल होती थी रिफिल करने के लिए, तो हमको इंक भी देता था। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर वो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि वाइट बोर्ड फिनिश, रिक्वायरमेंट ऑफ मार्कर फिनिश, रिक्वायरमेंट ऑफ इंक फिनिश। तो किस तरीके से एक झटके में दुनिया के अंदर कोई भी एक चेंज प्रॉपर किसी एक बिजनेस को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है ना। वो बंदा जो पहले यहाँ पर अलग अलग कोचिंग्स को सप्लाई करता था, मार्कर, रिफिल, डस्टर, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वाइट बोर्ड ही नहीं बचे। अब लगभग सब जगह क्या हो गई है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। कोई कोई ही होगा इक्का दुक्का जो वाइट बोर्ड से पढ़ा रहा होगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही, हो गया ना ऐसा। और एक नए पैरेलली बिजनेस ने जन्म ले लिया। किस चीज़ के बिजनेस ने? स्टूडियो सेटअप के बिजनेस ने, वाइट बोर्ड लगाने के बिजनेस ने। होता है। तो दुनिया यूं बदलती है, ठीक है। पैरेलली जो बदल जाएगा वो सस्टेन करता है, जो नहीं बदलता वो सस्टेन। देयर इज अ थ्योरी नेम्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय एक बड़ी फेमस किताब है इसको लेकर के, इवोल्यूशन। हाँ, तो थ्योरी किसने लिखी किताब वो? हाँ बोलो, किसी ने बोला है अभी? हाँ, चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि मैं उसको नहीं मानता हूँ पर्सनली, पर दुनिया में वो अप्लाई होती है कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। उसने वो जंगल के फॉरेस्ट के रेफरेंस में दिया है कि जो फिट है, जो स्पीसीज फिट रहेगी वो सर्वाइव करती है। सेम विद योर एग्जामिनेशन, जो ज़्यादा फिट होगा वो क्या होगा, प्रीलिम्स क्रॉस कर लेगा। फिर जो उसमें फिट है वो क्या हो जाएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू के अंदर जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर जो 3000 लोग हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो 3000 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो उन 3000 में जो ज़्यादा फिट होंगे 1000, वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी सर्वाइव नहीं कर पाए, बाकी उस एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाए। जो टफनेस थी प्रिपरेशन की, रोज़ रोज़ पढ़ने वाली, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने वाली, रिवीजन करने वाली, अखबार पढ़ने वाली, क्लास में कई बार बिना मतलब हाँ सुनने वाली चीज़ें, जो सर्वाइव, जो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया वो क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। खैर ठीक है। तो एक आदमी हुए, उनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है। इन्होंने बताया कि इनिशियल फेज में, बहुत पहले, जो ये पूरी दुनिया थी, ये हमारा क्या है, गोला है, द प्लैनेट अर्थ। ठीक है। इस पर एक ही कॉन्टिनेंट था, दैट इज नॉन एज पैंजिया। इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे। ठीक है। और जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके चारों तरफ एक ही वाटर बॉडी थी। ठीक है। एक ही क्या थी, वाटर बॉडी, दैट इज नेम एज पैंथालासा। इसी को सुपर ओशियन भी कहते थे। बातचीत नहीं आपस में प्लीज। ठीक है। सुपर ओशियन पैंथालासा। बाद में इसमें क्या हुआ, एक ब्रेक हुआ। ठीक है। और इस गोले के ऊपर क्या हो गए, अब 2 ओशियंस बन गए, सॉरी 2 कॉन्टिनेंट्स बन गए। इसका शेप ऐसा ही होगा, कोई गारंटी नहीं, कैसा भी शेप हो सकता है। ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाया जी, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। ठीक है। इसका नाम पड़ा लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और इसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब जो बीच में स्पेस बन गया, तो यहां पर क्या हुआ, जो पैंथालासा का वाटर था वो क्या हो गया, एंटर कर गया। यहां पर पैंथालासा का वाटर आ गया और उसका नाम पड़ा, बिल्कुल सही,
कैथिस सी या कैथिस सागर। ठीक है, इसके बाद फिर जो ये लॉरेशिया या अंगारा लैंड था, इसके अंदर भी ब्रेकआउट्स हुए और गोंडवाना लैंड के अंदर भी ब्रेकआउट्स हुए। उस ब्रेकआउट्स के बाद जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है ये बनने शुरू हुए और इनकी मूवमेंट होती रही। ठीक है, अभी भी मूवमेंट लगातार क्या हो रही है। ठीक है, तो इस सब मूवमेंट को समझाने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज नॉन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीपों को क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। ठीक है, अंगारा लैंड जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स एशिया आएगा उसमें, क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, है पढ़ा आप लोगों ने इसको, जिन लोगों ने एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू की होगी सेकंड चैप्टर में भी दिया हुआ ये है ना, नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने। ये लो पानी, चुल्लूवर, उसमें डूब मरो। चलिए लिखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पहला पॉइंट, बिंदु 1 लिखो, प्रश्न रह जाएगा। दिस थ्योरी इज गिवन बाय, दिस थ्योरी इज गिवन बाय क्लाइमेटोलॉजिस्ट, गिवन बाय क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर। ये सिद्धांत जलवायु विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, फुल स्टॉप। When he studied the climate zones of the world, when he studied the climate zones of the world, जब वो विश्व के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, जब वो विश्व के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, when he studied the climate zones of the earth, comma, he found that many vegetations are survive in the non favorable climate zones। उन्होंने पाया कि, अब अध्ययन कर रहे थे, मैंने फुल स्टॉप नहीं बोला था, इसके बाद क्या बोला था मैंने, कॉमा। तुमने क्यों लगाया फुल स्टॉप खुद से, मत करो बेटा ऐसे। उन्होंने पाया कि अनेक वनस्पतियां असामान्य जलवायु प्रदेशों में उपलब्ध हैं, असामान्य जलवायु प्रदेशों में, यानी जहां उनको नहीं होना चाहिए था, असामान्य जलवायु प्रदेशों में उपलब्ध हैं या पाई गई। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वेजिटेशंस थी, ये सब जो चीज़ हिमालय पे मिलती है, या कैक्टस है, कैक्टस कहाँ मिलता है हमको, डेजर्ट्स में। अगर आपको वो प्लेन में मिलने लगे या आपको वो हिमालय में मिलने लगे तो वो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। सेम विद कोई ऐसी वेजिटेशन या कोई ऐसा एनिमल जो हिमालय के अंदर यानी कि बहुत फ्रिजिड क्लाइमेट में मिलता हो, वो आपको कहाँ मिलने लग जाए, नॉर्मल क्लाइमेट में, डेजर्ट में, तो अजीब बात हो जाएगी। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर ढूंढे, देखे, तो उन्होंने कहा क्या कारण रहा होगा।
उन्होंने कारण ढूंढना शुरू किया। देयर कैन बी टू रीजन्स, ऐसा उनको लगा। नंबर वन, या तो वेजिटेशंस को शिफ्ट किया गया हो, वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की दूरी है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, तक लोग तो यहाँ से वहाँ जा नहीं पाते थे, तो कौन शिफ्ट करता है वेजिटेशंस को। सो द सेकेंड रीजन कैन बी, या सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी, कि किसी टाइम पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या रहे होंगे, या तो एक क्लाइमेट जोन में रहे होंगे या आसपास रहे होंगे, या जो अभी क्लाइमेट जोन यहाँ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पाया जा रहा है, कभी ये इस क्लाइमेट जोन में रहा होगा। मतलब जो ट्री यहाँ मिलता है, जो वेजिटेशन यहाँ मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब कभी ये लैंड कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, उसके रेजिडुअल्स जमीन के अंदर पड़े रह गए हैं फॉसिल्स के रूप में। ठीक है, समझ में आई बात। उन्होंने फिर उसको स्टडी करना शुरू किया, तब जाकर उन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, तो आगे लिखिए, कंटिन्यू करिए। हैं? हाँ हाँ, सब चीज़ें, सब चीज़ें। ठीक है, चेंज द पैराग्राफ और पॉइंट। आफ्टर above founds, आफ्टर above एविडेंस, ऐसा लिख लो, above evidences, उपरोक्त साक्ष्यों के बाद, वेगनर गिवन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या CDT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सॉरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, CDT शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। वेगनर ने यह सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो न्यू NCERT है, इसमें पेज 35 पर प्लेट टेक्टोनिक के अंदर यहाँ पर बताया हुआ है अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट एंड सुपर ओशियंस। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी आप थ्योरी को लिख लो। ठीक है, और वहीं पर इमेजेस भी दी हुई हैं अलग अलग, ये इमेजेस दी हुई हैं कैसे कैसे टूटते चले गए, ये अलग अलग होते चले गए हैं, रीड आउट करिएगा बाद में। ठीक है, इसके बाद अब क्या करो, ये ड्राइंग बना लो, आई मीन ये इमेज बना लीजिए। बना लिया? यहाँ पे नीचे लिखा ना कार्बोनिफेरस एज। अब ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, परेशान नहीं होना। कार्बोनिफेरस एज, हिंदी में कार्बोनिफेरस युग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बना लिया। फिर सेकंड ड्राइंग बना लो इसके बाद वाली जो है उसके नीचे कर दूं आगे। इसमें लिख लेना ट्रायसिक एज। ट्रायसिक एज, ट्रायसिक युग।
जी, लॉरेशिया, अंगारा लैंड, वो एक ही वर्ड है पूरा, अंगारा लैंड, वो नीचे कर दिया मैंने। बीच में टेथिस सी है, लास्ट में गोंडवाना लैंड है। ये किस एज की बात हुई? ट्रायसिक एज की। थर्ड डिवीजन होगा फिर अंगारा लैंड के अंदर और गोंडवाना लैंड के अंदर। तो थर्ड लिख लो। इसके बाद क्रिटेशियस एज, इसके ठीक नीचे लिख लीजिए क्रिटेशियस एज, और उसमें पहला लिख लो अंगारा लैंड, उसके 4 उसमें पार्ट कर दो, उसके क्या क्या बनेगा उसके अंदर। नॉर्थ अमेरिका, ये करके फिर लिखो क्रिटेशियस, सेम नाम है हिंदी अंग्रेजी, क्रिटेशियस लिख दूं क्या? ठीक है, क्रिटेशियस एज, क्रिटेशियस युग। इसमें क्या हो गया, जो 2 पार्ट बने थे उसके अंदर ब्रेकअप्स होंगे अब जा करके, ठीक है। अंगारा लैंड में उसके 4 पार्ट टूटे। पहला लिख लो नॉर्थ अमेरिका, अंगारा लैंड के अंदर लिख लो नॉर्थ अमेरिका। दूसरा लिखो ग्रीनलैंड, दूसरा लिखो ग्रीनलैंड। तीसरा लिखो यूरेशिया, ब्रैकेट में यूरोप प्लस एशिया कर देना, यूरेशिया, EURASIA, ब्रैकेट में यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, आपको जब कभी घूमने जाएंगे लंदन फ्रांस वगैरह, जब टाइम लगे तो देखेंगे ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें एशिया और यूरोप है, एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, यानी एक ही ज़मीन के टुकड़े में 2 महाद्वीप बना दिए, क्योंकि महाद्वीप तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई है हमने। ठीक है, पर ज़मीन का टुकड़ा एक ही है, दैट इज नॉन एज यूरेशिया, जिसको हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गोंडवाना लैंड। क्या? वो यूरोप प्लस एशिया है ना, तो उसको कुछ लोग 2 गिनते ही हैं, पर वो है तो एक्चुअल में एक ही। ठीक है, नेक्स्ट लिखो गोंडवाना लैंड। उसके अंदर कौन कौन से टुकड़े हो जाएंगे जमीन के? पहला हो गया साउथ अमेरिका, दूसरा हो गया अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, तीसरा टुकड़ा हो गया मेडागास्कर। मेडागास्कर ये अपने आप में एक सेपरेट प्लेट जैसी है। साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर मेडागास्कर, फिर इंडिया, दैट इज भारत, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। क्या? नहीं, तब तक नहीं था, और यही कारण है कि हिमालय बना। जब इंडिया एशिया के अंदर आ गया तभी बना हिमालय। ठीक है, क्या हुआ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि अगर बीच में यहाँ पे टेथिस सागर था, उसके ऊपर क्या था? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और पूरा यूरोप एशिया, ये 3 टुकड़े थे जमीन के। बीच में क्या आ गया? यहाँ पर कौन सा महासागर आ गया था? टेथिस सागर, और उसके नीचे 4 टुकड़े थे, 5 टुकड़े थे। एक बड़ा टुकड़ा कौन सा? अमेरिका टूटा, साउथ, एक टूटा अफ्रीका, यहीं पर टूटा मेडागास्कर, यहीं पर टूटा था कौन सा? इंडिया। जहाँ पर इंडिया है वहाँ पर नहीं था तब यहाँ पर हुआ करता था मेडागास्कर के बगल में। ठीक है, और यहीं पर टूटा, इसी से टूट के इधर आया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ठीक है, ये टुकड़े बन गए। 3 फेजेज में ये थ्योरी आगे बढ़ी है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसी में नोट करके एक चीज लिख लीजिए, द रेजिडुअल पार्ट्स are move towards poles and present situation was generated। हिंदी में लिख लीजिए, शेष भाग, जो छोटे मोटे और टुकड़े थे, ऐसा वैगनर ने बोला, शेष भाग ध्रुवों की ओर चले गए
शेष भाग ध्रुवों की ओर चले गए और वर्तमान विश्व का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये तो उन्होंने बताया, उनकी कल्पना थी ये। फिर पूछा भाई ठीक है बताओ तो ये हुआ कैसे, कौन कौन सी फोर्सेस थी जिसने इतनी बड़ी मूवमेंट कर डाली, उन्होंने बताना शुरू किया इसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थ्योरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऐसा लिख लो, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हिंदी में लिख लीजिए महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार बल। ठीक है, 1 2 3 4। पहला, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उन्होंने कहा कि अर्थ का ग्रेविटेशन ही ऐसा है कि वो उसको नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, खींचता है। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो अर्थ ऑफ ग्रेविटी के ब्रैकेट में क्या, NS, इसका मतलब उत्तर दक्षिण, N मीन नॉर्थ साउथ। सेकंड, टाइडल फोर्स, टाइड होता है ना, टाइड जिससे कपड़े धोते हैं, हाँ, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। टाइडल फोर्स क्या होता है, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल क्या होता है? अरे टाइड और एब सुना होगा, ज्वार भाटा, है ना, टाइड्स आते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड, समंदर में, ओशियंस के अंदर, तो जिस फोर्स से कारण टाइड आता है दैट इज नॉन एज टाइडल फोर्स। तो उन्होंने कहा जो टाइडल फोर्स है उसने क्या किया, अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में मूव किया, इसीलिए कॉन्टिनेंट्स या तो नॉर्थ साउथ की तरफ मूव हुए या ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव हुए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आप लोगों ने एक बेसिक सा फोर्स पढ़ा होगा स्कूलों में, कौन सा फोर्स है जिसके कारण पानी के ऊपर शिप फ्लोट करती है? हाँ, कौन सा? बायएंट फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, तो थर्ड लिख लीजिए, बायएंट फोर्स, बायएंट फोर्स, हिंदी में हो जाएगा उत्प्लावन बल, है ना। इतनी बड़ी बड़ी शिप्स लाखों टन की ऐसी तैरती रहती है ना पानी के ऊपर। क्या होता है बायएंट फोर्स? मतलब मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अरे पढ़ाया तुम लोगों ने बचपन में, वो पहली बार सुन रहे हो? प्रशांत आप बताइए, चलो ढूंढना कल जा करके। ठीक है, समझ में आई? उन्होंने 3 फोर्सेस के कारण ये बताया कि ड्यू टू दीज फोर्सेस जो ये ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स जो सारे विस्थापित हुए। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया रीजन, तो लिख लो रीजन फॉर या रीजन ऑफ फ्लोटिंग, ऐसा लिखो, रीजन ऑफ फ्लोटिंग, रीजन ऑफ फ्लोटिंग। हमारे फोर्सेज हो गए ना, फिर लोगों ने पूछा कि भाई कारण क्या था कि ये फ्लोट कर रहा था, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो क्यों फ्लोट कर रहा था, किसके ऊपर? ओशियन के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, रीजन ऑफ फ्लोटिंग। हम लोगों ने कल सियाल सीमा के बारे में पढ़ा था, उन्होंने बोला जो पेंजिया है, पेंजिया जो है फॉर्म्ड विद, फ्रॉम, नॉट विद, सियाल, इसका मतलब लो डेंसिटी, निम्न घनत्व। हिंदी में लिखेंगे पेंजिया सियाल से निर्मित। सियाल क्या है पूछना मत,
फ्लोटिंग, तैरने का कारण, प्रवाहित होने का कारण। दूसरा बताया जो पैंथालासा है, फॉर्म्ड फ्रॉम सीमा, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। पहला लिखो सियाल से निर्मित निम्न घनत्व, दूसरा लिखो सीमा से निर्मित उच्च घनत्व। ठीक है, तो जो लो डेंसिटी वाली चीज होगी किस में फ्लोट करेगी, वो हाई डेंसिटी वाली चीज में, ऐसा उन्होंने बोला। तो जो पेंजिया था वो फ्लोट कर रहा था किसके अंदर, पैंथालासा के अंदर। ठीक है, इसके नीचे लिख लो निम्न घनत्व, पैंथालासा उच्च घनत्व। हो गया। तो क्या कारण था, कौन कौन से जिम्मेदार बल थे, और ओवरऑल थ्योरी उन्होंने बता दी। ठीक है, फिर कुछ एविडेंसेस भी मांगे गए उनसे, तो उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए। ठीक है, अगला सब हेडिंग दो, एविडेंसेस फॉर सीडीटी, यानी कि हाँ, क्या हो गया, अगला सब हेडिंग लिखो बेटा, मैंने बोल दिया है। सीडीटी के लिए प्रमाण या हेतु प्रमाण। सीडीटी मतलब क्या हो गया बिलाल, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बात नहीं, बाद में ढूंढना। ठीक है, छोड़ना मत ऐसे ही। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने एविडेंसेस दिए तो बहुत सारे एविडेंसेस उनके अगेंस्ट भी दिए गए, और इसलिए बाद में कहा कि नहीं, ये थ्योरी प्रूव्ड नहीं होती। ठीक है, फिर नई थ्योरी आई, दैट इज नॉन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बट द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो इन्होंने बेसिक अजम्पशंस दिए थे उसको एज इट इज सबने बाद में एक्सेप्ट किया, पर कहा आपके रीजन्स, आपके एविडेंसेस अच्छे हैं बट दे आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तब नई थ्योरी आई। समझ में आई मेरी बात। एविडेंसेस जो लिख रहे हैं हम लोग उसके दो डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, एक फॉर और एक अगेंस्ट, पक्ष में प्रमाण और विपक्ष में प्रमाण। पक्ष में आप ऐसे डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह में पार्टिसिपेट किया है किसी ने? डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन कौन पढ़ता है आप में से? कौन सा कॉलेज पढ़ा था, कहाँ से? गार्गी, ग्रेट। और कौन सा कॉलेज? हाँ जी, ये सिविल लाइंस वाला। हाँ, परसों मेरी दोस्त वहाँ पर लगी असिस्टेंट प्रोफेसर अनीशा कॉल। हाँ जी, लक्ष्मी बाई, अशोक विहार। कौन सा कोर्स है आपका? ठीक है, ठीक है, वहाँ भी एक दोस्त पढ़ाता है मेरा, रजत शर्मा। तो ये जो कॉलेजेस है यहाँ पर डिबेटिंग वगैरह का अच्छा कल्चर है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर अगेंस्ट से याद आ गया मुझे, आप डिबेट करते हैं ना, तो फिर आप किसी भी एक पक्ष में बोल रहे होते हैं, फॉर में या अगेंस्ट में। ठीक है, मैं खालसा कॉलेज में पढ़ता था, तो हम लोग अपना पॉकेट मनी किससे निकालते थे? इन कंपटीशन से, क्योंकि उसमें जीतने पर पैसे मिलते थे। कहीं पर 500 रुपये, कहीं पर 1000 रुपये, कहीं पर 2000 रुपये। अलग अलग कंपटीशन से पार्टिसिपेट करो तो पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो सरप्लस मनी होती थी हमारे लिए। जो घर से मिले पैसे वो तो हैं ही, क्योंकि अब तो पैसा खूब मिलता है, तब पैसे घरों से नहीं मिलते थे। डीटीसी का पास बनवा दिया, जाओ बेटा। ठीक है ना, ये वाला इशू हुआ करता था पहले। ठीक है, खैर अभी क्लास है आपकी इसके बाद? ठीक है, तो उसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल हम लोग इसके एविडेंस लिख करके फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।
भी है, सेकंड चैप्टर में बहुत दिया हुआ है इसके बारे में।